बकरीद से पहले मुंबई के मीरा रोड पर बनी एक सोसाइटी में बकरे को लेकर एक बार फिर हंगामा हो गया। फ्लैट में कोई बकरा लेकर ना जा पाए, इसलिए सोसाइटी में गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी, जिस पर विवाद हो गया। और यह हंगामा किसी और ने नहीं बल्कि पिछले साल सोसाइटी में बकरा लाने वाले मोहसिन खान ने ही किया। जैसे ही मोहसिन खान की गाड़ी को सोसाइटी कर्मचारियों ने रोककर चेक किया, मोहसिन खान भड़क गए। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड ने उनकी गाड़ी रोकने का प्रयास किया, उन्होंने अभद्रता की सिक्योरिटी गार्ड से, उनके साथ गाली गलौज हुई। तो रूल बनाया हुआ है कि अंदर जैकपॉट पेड पॉलिसी बनाई हुई है, इस तरह की गतिविधि आप नहीं कर सकते हैं, बनाई हुई है। तो उस चीज़ को लेकर इन कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन है। मोहसिन क्या दोबारा बकरा लाने की कोशिश में थे? हो सकता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा दावा तो अवश्य किया था कि बकरा आएगा और इसी गाड़ी से आएगा। और इसीलिए इस बार बकरीद से पहले जेपी इंफ्रा सोसाइटी के सुरक्षा गार्ड सतर्क थे। एक एक गाड़ी को रोककर उसकी चेकिंग की जा रही थी। आरोप है कि जैसे ही सोसाइटी के गार्डों ने मोहसिन खान की गाड़ी रोकी, मोहसिन खान गाली गलौज और हाथापाई पर उतारू हो गए। क्योंकि पिछले साल हंगामा करने वाले इन्हीं मोहसिन खान ने बकरा लाकर सोसाइटी में बांध दिया था, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ा था कि मामला बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंच गया। लेकिन इस बार पिछले साल जैसा विवाद ना हो, इसलिए सोसाइटी में सतर्कता बरती जा रही है। एक एक गाड़ी पर नजर रखी जा रही है ताकि कोई बकरा लेकर अंदर ना जा सके। वहीं मुंबई पुलिस के डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ ने भी सोसाइटी के लोगों से अपील की है कि वो ऐसा कोई काम ना करें जिससे विवाद बढ़े। छोटा सा इशू हुआ था, दोनों पार्टी को बिठा के वो भी सॉल्व कर लिया गया है। अभी वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे कोई भी वीडियो मैसेजेस वायरल करने से पहले 10 बार सोचिए। फिलहाल सोसाइटी में शांति है, लेकिन मीरा रोड पुलिस भी सतर्क है। बकरीद के ठीक पहले इस तरह की घटना पिछले साल जो हुई थी, इस साल ना हो, इसका पूरा ख्याल फिलहाल मीरा रोड पुलिस रख रही है। वहीं गाड़ी रोके जाने के बाद से मोहसिन खान भड़के हुए हैं। जी न्यूज से खास बातचीत करते हुए मोहसिन खान ने सोसाइटी वालों पर तमाम तरह के आरोप लगाए। हम हमारे ये सोसाइटी सेफ जगह है, हम हमारे घर पर आ रहे, ठीक है ना। हम ना कोई पीएमओ ऑफिस जा रहे हैं, मंत्रालय जा रहे हैं, हमारी गाड़ियों को 4-4 बाउंसर चेक कर रहे हैं, और ये बाउंसर बिल्डर की तरफ से, ठीक है। हमने उनको पूछा आपको सोसाइटी ने कोई लेटर दिया है क्या, बिकॉज हमने बिल्डर पे ऑलरेडी केस फाइल किया हुआ है। मध्य प्रदेश में मदरसों को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में अभी 1755 पंजीकृत मदरसे चल रहे हैं, जिसमें 9417 हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। और एनसीपीसीआर के इन आंकड़ों ने सभी को चौंका दिया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि स्कूलों को छोड़कर हिंदू बच्चों को मदरसों में पढ़ाई करने के लिए भेजा जा रहा है। अनफॉर्चुनेट है कि मध्य प्रदेश का स्कूल शिक्षा विभाग इस ओर एकदम उदासीन है और उनसे कोई भी हमको सकारात्मक उत्तर आज तक इस बारे में नहीं मिला। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार से अपील की है कि वो हिंदू बच्चों को मदरसों से निकालकर उनका सामान्य स्कूलों में दाखिला कराएं, क्योंकि मदरसों में हिंदू बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। इन 1500 से ज्यादा मदरसों में जो शिक्षक हैं वो बीएड डीएड क्वालिफाइड नहीं है, वो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड नहीं है। इन मदरसों में इंफ्रास्ट्रक्चर राइट टू एजुकेशन एक्ट के मैंडेट के अकॉर्डिंग नहीं है। इन मदरसों में सेफ्टी और सिक्योरिटी के इंतजाम मानकों के अनुरूप नहीं है। ऐसे में एक बड़ी संख्या में बच्चों को वहां रखना एक अपराध है। शिक्षा विभाग को घेरते हुए प्रियंक कानूनगो ने कहा कि मदरसों में एनसीईआरटी का सिलेबस नहीं पढ़ाया जाता और हिंदुओं को गुमराह करने के लिए झूठी खबरें फैलाई जाती हैं ताकि हिंदू बच्चों का मदरसों में दाखिला कराया जा सके। मध्य प्रदेश के रायसेन में शराब बनाने की सबसे बड़ी डिस्टिलरी में नाबालिग बच्चों से शराब बनवाने का मामला सामने आया है। एनसीपीसीआर ने सोम डिस्टिलरी पर छापा मारा और वहां से शराब बना रहे 50 से ज्यादा बच्चों को छुड़ाया।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर को एक एनजीओ की तरफ से शिकायत मिली है कि रायसेन की सोम डिस्टिलरी में नाबालिग बच्चों से शराब बनवाई जा रही है, जिसके बाद एनसीपीसीआर ने डिस्टिलरी पर छापा मारा तो वहां 50 से ज्यादा नाबालिग बच्चे काम करते पाए गए। 12-12, 15-15 घंटे काम कराया जा रहा था और जिस प्रकार का शोषण इन बच्चों के साथ हुआ है वो अकल्पनीय है। इसमें डेफिनेटली भारत की सरकार ने जो सख्त कानून बनाए हुए हैं उनके तहत इन सब के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़के और लड़कियों को स्कूल की बस से गांव के डिस्टिलरी में लाया जाता था और उनसे शराब बनवाई जाती थी। शराब बनाने में उपयोग होने वाले रसायनों के संपर्क में आने से कई बच्चों के हाथ की स्किन भी खराब हो गई है। हाथ हमने जब देखे तो जो बाल श्रमिक नाबालिग बच्चे और बच्चियां हैं उनके हाथ गल गए और उन्हें यहाँ पर जो कुछ देर पहले स्कूल बस खड़ी हुई थी उस स्कूल बस से लाया जाता है ताकि किसी को कानों कान खबर ना लगे कि मासूम बच्चों से काम कराया जा रहा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने डिस्टिलरी से बच्चों को रेस्क्यू कर मामले में एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। गुजरात के वडोदरा की एक सोसाइटी में मुस्लिम महिला को सीएम आवास योजना के तहत फ्लैट मिलने पर विवाद हो गया। सोसाइटी के बाकी लोगों ने मुस्लिम महिला के वहां रहने पर आपत्ति जताई और हंगामा शुरू कर दिया। और ये मामला वडोदरा के हरणी इलाके का है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मोटनाथ रेसिडेंसी का निर्माण किया गया है। इस रेसिडेंसी में कुल 462 फ्लैट बनाए गए, जिसमें 461 फ्लैट तो हिंदुओं को अलॉट हुए, लेकिन एक आवास मुस्लिम महिला को अलॉट हो गया। और जब लोगों को पता चला कि मुस्लिम महिला फ्लैट में रहने आ रही है तो लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। प्रोटेस्ट का एक ही रीज़न है कि ये 462 परिवारों में से एक परिवार मुस्लिम आता है तो उसमें थोड़ा रिलीजियस दिक्कत आता है, रीति रिवाज का दिक्कत आता है। सोसाइटी वालों का कहना है कि हरणी हिंदुओं का इलाका है और यहाँ लगभग 4 किलोमीटर के दायरे में मुस्लिमों की एक भी बस्ती नहीं है। ऐसे में अगर किसी मुस्लिम महिला को यहाँ घर दिया गया तो ये हिंदुओं की जिंदगी में आग लगाने जैसा होगा। हमें ये परिवार से भी कोई मतलब नहीं है, ये रहे ना रहे हमसे मतलब उनसे कोई नहीं, लेकिन ये कॉरपोरेशन की जो गलती है वो गलती सुधारने के लिए हम बार बार आवेदन पत्र दिए जा रहे। ये विवाद आज का नहीं है, ये विवाद साल 2020 से चला आ रहा है और सोसाइटी के तमाम परिवार अशांत क्षेत्र अधिनियम का हवाला देकर मुस्लिम महिला को फ्लैट दिए जाने का विरोध जता रहे हैं। क्योंकि वडोदरा का हरणी इलाका भी अशांत क्षेत्र अधिनियम के तहत ही आता है। इस अधिनियम के तहत अशांत क्षेत्रों में दूसरे धर्म के लोगों की संपत्ति नहीं बेच सकते। अगर कोई शख्स दूसरे धर्म के लोगों की अपनी संपत्ति बेचता है तो उसे कलेक्टर को पहले से बताना पड़ता है, कलेक्टर से अनुमति लेनी पड़ती है और तभी अशांत क्षेत्रों में दूसरे धर्म के लोगों को जमीन, फ्लैट या मकान बेचा जा सकता है। ये अधिनियम वर्तमान में अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, खंभात, भरूच और गोधरा शहरों के कुछ हिस्सों में लागू है और इसी अशांत अधिनियम का हवाला देकर सोसाइटी के तमाम हिंदू परिवार विरोध कर रहे हैं। उनकी बात सही है कि एक मकान अलॉट हुआ है, वो 2018-19 में अलॉट हुआ था। वो टाइम पे अशांत धारा नहीं थी, उसकी वजह से कोई भी भेदभाव रखे बिना उनको अलॉट हो गया था वो ये मकान। अभी लोगों की मांगनी भी वाजिबी है, सही है। विवाद इतना बढ़ गया है कि सोसाइटी के हिंदू परिवार किसी कीमत में मुस्लिम परिवार को यहाँ नहीं रहने देना चाहते और इसके खिलाफ वो कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ने को भी तैयार है। ये पूरे मुद्दे पर कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने ट्वीट किया है और एक्स पर पोस्ट करके डिमांड की है कि ये जो है वो एक परिवार के साथ अन्याय हो रहा है, जबकि लोग कह रहे हैं कि हमें हिंदू होने का सर्टिफिकेट किसी को नहीं देना है। दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ वाली कहावत मौजूदा दौर में फिट नहीं बैठती, क्योंकि महंगी दाल ने लोगों का बजट बिगाड़ रखा है। लेकिन अब शायद लोगों को इस मामले में थोड़ी राहत मिल सके। दालों की कीमतों को कम करने के लिए सरकार ने फुल प्रूफ प्लान बना लिया है। संबंधित विभाग के अधिकारियों ने दावा किया है कि देश में 3 दालों की कीमतों में कटौती देखने को मिलेगी, जिसमें अरहर, चना और उड़द की दालें शामिल हैं, जिनकी कीमतें पिछले 6 महीने से उच्चतम स्तर पर हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे के मुताबिक अच्छे मानसून से अरहर, चना और उड़द दालों की कीमतों में नरमी आने की संभावना है। मौसम विभाग ने सामान्य मानसून बारिश का अनुमान लगाया है, जिससे दालों की खेती के रकबे में काफी सुधार होगा। इसके अलावा सरकार किसानों को बेहतर बीज उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है, जबकि सरकार घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और खुदरा कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए भी सारे जरूरी उपाय कर रही है। यही नहीं, अगले महीने से अरहर, चना और उड़द दालों का इंपोर्ट भी बढ़ेगा, जिससे घरेलू सप्लाई बढ़ाने में मदद मिलेगी। यूपी के अकबर नगर में सियासत के बीच बुलडोजर एक्शन जारी है।
अकबरनगर फेज 2 से अतिक्रमण हटाया जा चुका है, वहीं अब बारी फेज 1 की है, जहां योगी सरकार का बुलडोजर गरज रहा है। पूरे अकबरनगर में करीब 1200 मकान और 110 दुकानें हैं, जिनमें से 400 मकानों को अभी तक तोड़ा जा चुका है। अभी फेज 1 में 800 घर बचे हुए हैं, जिन्हें तोड़ने की कार्रवाई जारी है। अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए 10 बुलडोजर को काम पर लगाया गया है। वहीं 6 पोकलैंड मशीनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अकबरनगर फेज 2 के पूरी तरीके से डेमोलिशन के बाद अब अकबरनगर फेज 1 में डेमोलिशन का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं ये जो पूरी गलियां हैं ये वीरान हो चुकी हैं। लोगों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए अकबरनगर में पीएससी की 5 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा आरएएफ की 3 कंपनियां भी तैनात की गई हैं। वहीं सुरक्षा कर्मियों के लिए 6 शिविर बनाए गए हैं, जिनमें रहकर 24 घंटे पुलिस के जवान लोगों की हर एक हरकत पर नजर बनाए हैं, ताकि विरोध न बढ़ पाए। वहीं इस कार्रवाई में जिन लोगों के घर और दुकान टूटे हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है। टूट रही है का हम कैसे क्या करी भैया, हमको कहाँ रहेंगे जाके, घर नहीं है, हमको कहाँ रहेंगे इतनी के गर्मी में। अकबरनगर की आबादी करीब 14,000 है, जिसमें 11,000 मुस्लिम और 3,000 हिंदू हैं। वहीं जब से रिवर फ्रंट बनाने के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई है, तब से 90% लोग पलायन कर चुके हैं। 10% लोग बचे हैं, वो भी अपना सामान बटोरकर धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं। बकरीद को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बार सख्त निर्देश दिए। यूपी सरकार ने साफ तौर पर कहा कि बकरीद की नमाज सड़क पर किसी कीमत पर नहीं होगी। योगी सरकार के इस फैसले से अलीगढ़ के मौलाना भड़क गए और जमीयत उलेमा हिंद के महानगर अध्यक्ष मुफ्ती अकबर कासिमी ने सरकार के इस फैसले को भेदभावपूर्ण बता दिया। उन्होंने कहा कि जब कांवड़ यात्रा निकलती है तब सरकार को परेशानी नहीं होती, लेकिन मुसलमानों की 10 मिनट की नमाज सरकार को देखी नहीं जा रही। नमाज के जरिए से भी अमन का ही पैगाम दिया जाता है, कोई ऐसा पैगाम नहीं होता है। इसलिए ये जो दिमाग में जो ये जो खुराफात बसा हुआ है उसको निकालिए। ये हिंदुस्तान सबका है। क्योंकि योगी सरकार का साफ तौर पर निर्देश है कि कहीं भी खुले में बकरे की कुर्बानी नहीं होगी और इसीलिए सरकार के इस फैसले का मौलाना अब खुलकर विरोध कर रहे हैं। शुरू से ही कुर्बानी ऐसी जगह पे ही कर रहे हैं जिसपे कोई एतराज न हो। का वो जैसे कोई मतलब ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों का आना जाना कम होता है और गंदगी नहीं फैलाई जाती है। हम लोग शुरू से करते ही आ रहे हैं। ये जब नुक्ता छोड़ दिया गया कि मुसलमानों किसी तरह से छेड़ा जाए, तो हम आपके जज्बात को या आपके शोशे को हम जानते हैं, इसलिए हम आपको वो मौका देंगे नहीं इंशाअल्लाह। देश भर में 17 जून को बकरीद मनाई जानी है, इसलिए योगी सरकार ने जिला प्रशासन को सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं यूपी को नेपाल से जोड़ने वाली सीमा पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। बकरीद के दिन सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से नजर रखी जाएगी। यूपी के गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। अफजाल अंसारी ने कहा कि मोदी को चुनाव जिताने के लिए सीएम योगी ने बनारस में ब्रिजेश सिंह को लगाया था, नहीं तो मोदी चुनाव हार जाते। क्या गुनाह हो गया? मैंने सिर्फ यही तो कहा, मोदी का करिश्मा फेल हो गया। मोदी का करिश्मा फेल साबित है जब आप कहते हो कि मोदी बनारस में लड़ते हैं तो उनकी लहर पूरे पूर्वांचल को हिला देती है, बिहार से लेके बंगाल तक पहुंच जाती है। मैंने यही तो सवाल खड़ा किया कि वो मोदी का करिश्मा खत्म, अपनी सीट जीतने में पसीना बहाना पड़ गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के चिड़ियाघर पहुंचे। यहां उन्होंने बब्बर शेर भरत और शेरनी गौरी को बाड़े में प्रवेश कराया। ये शेर और शेरनी पिछले महीने इटावा लॉयन सफारी से लाए गए थे। जिन्हें अब गोरखपुर के शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान में छोड़ दिया गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शेर भरत और शेरनी गौरी को बाड़े में छोड़ने के बाद उनका दीदार करते नजर आए। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही शेर भरत को बाड़े में जाने के लिए कहा, बब्बर शेर तुरंत बाड़े में चला गया, जिसे देखकर वहां मौजूद तमाम अधिकारी दंग रह गए और तालियां बजाने लगे। चिड़ियाघर में सीएम योगी आदित्यनाथ का सामना लखीमपुर खीरी से लाए गए बाघ शक्ति से भी हुआ, जो काफी गुस्से में था। नाराज नहीं होते रे, नाराज नहीं होते, नाराज नहीं होते, नाराज नहीं होते। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक भालू को खुद अपने हाथ से आइसक्रीम भी खिलाई। वहीं गैंडों की जोड़ी हरी और गौरी को अपने हाथ से चारा भी खिलाया। कितना घास खाते हैं एक दिन में? ये सर 1 क्विंटल 40 किलो। गोरखपुर जू में अलग अलग जगहों से लाए गए तमाम जंगली जानवर रखे गए हैं, जिनका पर्यटक आसानी से दीदार कर सकेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की मुलाकात होगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर में हैं। ये मुलाकात थोड़ी देर में हो सकती है। माना जा रहा है कि मुलाकात के दौरान उत्तर प्रदेश में
कम हुई सीटों पर चर्चा होगी। दरअसल बीजेपी उत्तर प्रदेश में 62 सीटों से 33 सीटों पर सिमट गई, जिसकी वजह से बीजेपी अकेले दम पर बहुमत से दूर हो गई। इसके अलावा इस बार चुनाव में प्रचार के दौरान संघ ने दूरी भी बनाकर रखी थी, ऐसा कुछ लोग दावा कर रहे हैं। योगी और भागवत के बीच मुलाकात के दौरान क्या सवाल हो सकते हैं और किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, ये भी देख लीजिए। मुलाकात में क्या सवाल होंगे? पहला सवाल, यूपी में बीजेपी की हार की वजह क्या है, किस वजह से सीटें कम हुई, चुनाव में बीजेपी कैसे पिछड़ गई। तीसरा सवाल, मंदिर निर्माण के बाद भी ऐसा क्यों हुआ। चौथा सवाल, 33 सीटों पर सिमटने की वजह क्या है। और मुलाकात में आप ये कह सकते हैं कि तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख मोहन भागवत की यह मुलाकात थोड़ी देर में गोरखपुर में हो सकती है। संघ का चिंतन शिविर गोरखपुर में जारी है, जिसमें मोहन भागवत पिछले कुछ दिनों से लगातार शिरकत कर रहे हैं, रुके हुए हैं। 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू होने से पहले इस बार संसद बदली नजर आएगी। सांसदों को संसद भवन परिसर में महापुरुषों की मूर्तियां दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि इन मूर्तियों को अब प्रेरणा स्थल पर लगाया जाएगा। और सरकार के इस फैसले पर विपक्षी पार्टियों ने नाराजगी जाहिर की है। दरअसल संसद भवन से 13 महान हस्तियों की मूर्ति हटाने को लेकर निर्देश जारी किया गया है, जिनमें महात्मा गांधी, बाबा साहेब आम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी की प्रतिमाएं शामिल हैं। सरकार ने इन प्रतिमाओं को संसद भवन परिसर से हटाकर प्रेरणा स्थल पर लगाने के निर्देश दिए हैं। संसद परिसर से महापुरुषों की मूर्तियां हटाने के फैसले के बाद विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने संसद परिसर में विपक्ष के प्रदर्शन को रोकने के लिए इस तरह का फरमान जारी किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा, इन मूर्तियों के स्थानांतरण और भव्य नाम देने के पूरे विचार से यह सुनिश्चित करना है कि महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियां संसद भवन के ठीक सामने किसी प्रमुख स्थान पर न हो, जहां सांसद जरूरत पड़ने पर शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन कर सके। और मोदी शासन के साथ उनकी बहुत बार लगभग हर रोज जरूरत होती है। मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान विपक्षी पार्टियों ने कई बार महात्मा गांधी की प्रतिमा और अंबेडकर की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया था और विपक्ष का आरोप है कि इन्हीं प्रदर्शनों से घबराकर संसद परिसर से महापुरुषों की मूर्तियों की जगह बदली गई है। जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातों और घुसपैठ पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पाकिस्तान के आतंकी संगठनों की ओर से घाटी में लगातार की जाने वाली वारदात में चीन का कनेक्शन सामने आया है। दरअसल पिछले 6 दिनों में 4 आतंकी वारदातों के बाद सुरक्षा बल अलर्ट पर है और आतंकियों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन आतंकी हमलों के पीछे हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक बॉर्डर पर चीनी सेना के बनाए गए बंकर और सुरंगें आतंकियों की घुसपैठ में मदद कर रही हैं। पाकिस्तान में ग्वादर रोड के निर्माण के दौरान बॉर्डर पर चीन की मदद से कई टनल तैयार की गई हैं, जिससे पाकिस्तान अब अपने आतंकियों को घाटी में भेजने की नापाक कोशिश में है। दरअसल चीनी इंजीनियर और पाकिस्तान की सेना के साथ ISI बॉर्डर पर बंकर बनवा रहा है। इसके अलावा कई और सैन्य बुनियादी ढांचे भी चीन की सेना के साथ मिलकर तैयार किए जा रहे हैं, जिसके जरिए पाकिस्तान आतंकियों को भेजने की साजिश रच रहा है। और साजिश के इन सुरंगों का कुछ इस तरह से निर्माण किया जा रहा है जो सीधे घाटी के भीतर खुल सके, जिससे पाकिस्तान आतंकियों को आसानी से भेज सके। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है पाकिस्तान सैन्य बुनियादी ढांचे भी चीन की सेना के साथ मिलकर तैयार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक POK की लीपा घाटी के भीतर चीनी इंजीनियर कुछ बड़े निर्माण कार्य में लगे हैं और कुछ ऐसी सुरंगें बनाई जा रही हैं जो काराकोरम नेशनल हाईवे से सीधे तौर पर जुड़ सकें। कुछ ऐसे बंकर भी तैयार किए गए हैं जो पाकिस्तानी सेना की थोड़ी सी मेहनत के बाद घाटी के भीतर खुल सके। इतना ही नहीं, सूत्रों से खबर ये भी है कि पाकिस्तान ने घुसपैठ के लिए सिर्फ सुरंगों और बंकर का ही रास्ता नहीं ढूंढा, बल्कि कुछ नदियों और पहाड़ी नालों के माध्यम से आतंकियों के घुसपैठ की योजना बनाई है। इधर पाकिस्तानी आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए सेना ने पूरी तैयारी कर ली है। पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट के साथ तलाशी अभियान तेज है और अमरनाथ यात्रा को देखते हुए जंगलों के साथ साथ हाईवे की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बल नाकाबंदी करके गाड़ियों की तलाशी कर रहे हैं। सबसे बड़ा उनका मकसद है कि अमरनाथ यात्रा जो 29 जून से शुरू होने वाली है उसमें खलल डाला जा सके। ऐसे में सुरक्षा बल पूरी तरह से हाईवे और इसके साथ सटे इलाकों की निगरानी जो है वो रखे हुए हैं। पूरी तरह से चौकसी जो है बढ़ा दी गई है। दरअसल ऐसे इनपुट मिल रहे हैं कि आतंकवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। साथ ही अमरनाथ यात्रा के दौरान खलल पैदा करने की साजिश की खुफिया सूचना भी मौजूद है।
जम्मू के जंगलों में छिपे 4 आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल के जवान जुटे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकार भी आतंकी हमलों को लेकर अलर्ट है। और अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इटली रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर समीक्षा की थी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 14 जून को गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की और 16 जून को एक और सुरक्षा बैठक बुलाई है, जिसमें जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर जम्मू संभाग के जंगलों में छिपे आतंकियों को ढूंढने के लिए सुरक्षा बल ने जमीन आसमान एक कर दिया है कि यहाँ पे हर छोटे बड़े इन्फॉर्मेशन पर हम रिस्पॉन्ड करते हैं। हमको ऊपर से भी इसी तरीके से इंस्ट्रक्शन हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली से कि साहब हम और मजबूत करेंगे अपने टीमों को, गाड़ियों में, नाइट विजन डिवाइस में, वेपन में, ट्रेनिंग में, और हम इनको चुन चुन के मार डालेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने पहली बैठक की और विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। और मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में हुई इस मीटिंग में कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार और शिवसेना उद्धव गुट के नेता शामिल हुए। इस बैठक में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि एनडीए मिलकर विधानसभा का चुनाव लढेगी। समोर येण्याआधी झालेली आहे आणि येणारी विधानसभा सुद्धा जे लोक आमच्या सोबत आहेत, महाविकास आघाडी म्हणून आम्ही 3 पक्ष तर आहोतच, पण इतर घटक पक्ष सुद्धा आणि सामाजिक संघटना सुद्धा यांच्या सोबतीला त्यांना सोबत घेऊनच आम्ही लढणार आहोत। वहीं पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं पर शरद पवार ने क्या कहा, आप भी सुनिए। आपके लोग भी छोड़ गए, आपके भतीजे गए, अब तो हार गए हैं, उनमें खलबली मची है, तो आएंगे तो क्या आप साथ में लेंगे या नहीं लेंगे? 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 सीटों में से एनडीए ने 31 सीटों पर जीत हासिल की, जिसमें कांग्रेस को 12, शिवसेना उद्धव गुट को 9 और एनसीपी शरद पवार गुट को 8 सीट पर जीत मिली है। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर अक्टूबर में चुनाव हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान महंगाई कम करने का दावा करने वाली कांग्रेस ने खुद के शासित राज्य में ही आम लोगों को बड़ा झटका दिया। कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल और ज्यादा महंगा हो गया है और कर्नाटक में पेट्रोल डीजल 3 रुपए तक महंगा हो गया है। पेट्रोल और डीजल के दाम में ये बढ़ोतरी कर्नाटक सेल्स टैक्स यानी केएसटी में संशोधन के बाद हुई है। कर्नाटक सरकार ने अधिसूचना जारी कर कहा कि पेट्रोल पर सेल्स टैक्स 25.92% से बढ़ाकर 29.84% और डीजल पर सेल्स टैक्स 14.3% से बढ़ाकर 18.4% कर दिया गया है, जिसके बाद बेंगलुरु में पेट्रोल 99.84 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 85.93 रुपए लीटर हो गए हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। एक सर्वे के मुताबिक भारत में 60% लोगों को हर दिन 3 से ज्यादा स्पैम कॉल्स आते हैं। इन स्पैम कॉल्स के जरिए लोगों को लोन लेने, क्रेडिट कार्ड लेने, लॉटरी लगने, किसी कंपनी की कोई सर्विस या सामान खरीदने का झांसा दिया जाता है। ये सभी कॉल या मैसेज आपकी इजाजत के बिना की जाती है, लेकिन अब मोबाइल इस्तेमाल करने वालों को स्पैम कॉल से आजादी मिल जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब फोन पर अनजान नंबर से कॉल आने पर कॉलर का नाम भी दिखाई देगा। टेलीकॉम कंपनियों ने मुंबई और हरियाणा सर्किल में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन सेवा का ट्रायल भी शुरू कर दिया है। तो वहीं आने वाले समय में भारत के दूसरे शहरों में भी ये सर्विस शुरू करने की योजना है। CNAP यानी कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन को स्पैम और फ्रॉड कॉल को रोकने के तरीके के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल हाल ही में सरकार ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को उन सभी फेक इंटरनेशनल कॉल्स को ब्लॉक करने के निर्देश दिया था, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को इससे जुड़ी शिकायतें मिल रही थी कि इन कॉल्स के जरिए लोगों के साथ साइबर क्राइम और फाइनेंशियल फ्रॉड किया जा रहा है। नीट पेपर लीक की जांच के दौरान बिहार पुलिस को अब तक की छानबीन में सॉल्वर गैंग के पास कई परीक्षार्थियों के रोल कोड मिले थे, जिसमें से कुछ को गिरफ्तार किया गया था, बाकी परीक्षार्थियों को पूछताछ के लिए तलब किया है। और बिहार आर्थिक अपराध यूनिट यानी EOU ने 9 परीक्षार्थियों को नोटिस भेजकर मंगलवार और बुधवार को पेश होने के लिए कहा है। छात्रों को परिजनों और नीट एडमिट कार्ड के साथ बुलाया गया है। EOU की रडार पर आए ये सभी 9 परीक्षार्थी अलग अलग जिलों के हैं। नीट पेपर लीक में अभी तक पुलिस ने 13 को गिरफ्तार किया, जिनमें 4 परीक्षार्थी हैं जिन्हें पुलिस ने परीक्षा केंद्र से पकड़ा था। इधर पटना में नीट परीक्षार्थी सड़क पर उतर आए और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और परीक्षा रद्द करने की मांग की। ये जगह जगह आपको हम दिखाना चाहते हैं
कि आगजनी करके पूरे दिनकर गोलंबर को बंद कर दिया गया है। यहाँ आवाजाही ठप कर दी गई है और ये डिमांड किया जा रहा है कि नीट की परीक्षा फिर से हो। प्रदर्शन कर रहे कुछ छात्रों की पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस कर्मियों ने छात्रों को समझाने का प्रयास किया। इस दौरान भीषण गर्मी के बीच प्रदर्शन कर रहे कुछ छात्रों की तबीयत भी बिगड़ गई। एक तरफ नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्र सड़क पर हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी सरकार को घेर रहा है। विपक्षी दलों ने पूरी परीक्षा दोबारा कराने की मांग की है और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इसे मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले से जोड़ दिया और नीट परीक्षा रद्द करके दोबारा कराने की मांग की। देश में व्यापम घोटाले से लेकर नीट घोटाले तक लगभग 41 स्थानों पर राज्य व केंद्र सरकारों में शासकीय भर्ती के विषय पर जब भी इम्तिहान हुए हैं उनमें पेपर लीक की शिकायतें आई हैं। वहीं दूसरी ओर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने लिखा कि बीजेपी केंद्र में रहे या राज्य में, पेपर लीक तय है और नीट पेपर लीक बहुत ही गंभीर विषय है। पूरी व्यवस्था सशंकित है, लेकिन एनडीए सरकार अहंकार में डूबी है, जो परीक्षाओं की विश्वसनीयता की सरासर अनदेखी है। पेपर लीक के सबूत मिलने के बाद भी सरकार धांधली मानने को तैयार नहीं है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में नेशनल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें करीब 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। घटना पर प्रधानमंत्री ने दुख जताया है और मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। यात्रियों को लेकर जा रही मिनी बस अलकनंदा नदी में जा गिरी, जिससे हाहाकार मच गया। हाईवे से करीब 250 मीटर नीचे नदी में गिरी बस के परखच्चे उड़ गए। जानकारी के मुताबिक इस बस में कुल 26 यात्री सवार थे, जो चोपता तुंगनाथ घूमने जा रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों ने कई लोगों को नदी से निकाला। साथ ही घायल यात्रियों को एयरलिफ्ट करवाकर ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना के कारणों की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। रुद्रप्रयाग में बहुत दुखद घटना घटित हुई है और घायलों को तत्काल वहाँ से रेस्क्यू किया गया है। कुछ लोगों को एयरलिफ्ट करके एम्स में पहुंचाया गया। 7 लोग वहीं पर एडमिट हैं रुद्रप्रयाग में। 7 लोगों को ऋषिकेश एम्स में शिफ्ट कर दिया गया है। जो भी जरूरी इलाज के लिए जरूरी चीज़ें सब की जा रही हैं और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो घायल हैं वो ठीक हो। वहीं उत्तराखंड हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जताया। उन्होंने एक्स पोस्ट करके लिखा कि स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हैं और घायलों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली इस समय जल संकट से जूझ रही है। कई इलाकों में पानी की मारामारी और किल्लत को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही केजरीवाल सरकार के खिलाफ हमलावर हो गई और विरोध प्रदर्शन किया। पानी संकट को लेकर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की तस्वीर राजधानी के कई इलाकों से देखने को मिली, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते और मटकी फोड़ते नजर आए। पानी संकट को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन का ऐसा ही नजारा कृष्णा नगर इलाके में देखने को मिला, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पानी न मिलने पर मटकी फोड़कर विरोध जताया और केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। केवल दिखावा किया जा रहा है, टैंकर माफियाओं के साथ साठगांठ की जा रही है। दिल्ली का पानी जो है 58% पानी बर्बाद हो रहा है, लीकेज में बर्बाद जा रहा है, लेकिन ये सोए पड़े पानी की बर्बादी नहीं रोक रहे। सुल्तानपुर इलाके में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पानी संकट को लेकर मटका फोड़ प्रदर्शन किया और दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली में पानी संकट को लेकर बीजेपी भी केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। बीजेपी ने पानी की किल्लत को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन किया और कालकाजी में भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मटका लेकर दिल्ली की मंत्री आतिशी के दफ्तर के बाहर जमा हो गए और मटका फोड़कर दिल्ली वासियों को पानी न मिलने पर विरोध जताया और केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आपने कहा था सत्ता में आएंगे तो हर घर में साफ पानी, फ्री पानी देंगे। साफ पानी तो दीजिए, फ्री तो छोड़िए। आप पूर्ण रूप से सत्ता में थे, आपके पास पैसे की कमी नहीं और आप खुद जल मंत्री हैं। वहीं दिल्ली में पानी संकट को लेकर जल मंत्री आतिशी ने दिल्ली सचिवालय में अधिकारियों के साथ रिव्यू बैठक की। मंत्री आतिशी ने जल बोर्ड के अधिकारी के साथ बैठक कर दिल्ली के लोगों के ज्यादा से ज्यादा पानी मुहैया कराने पर चर्चा की। G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी भारत वापस आ गए हैं।
अपने इटली दौरे के दौरान पीएम मोदी ने G7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की और विश्व शक्तियों से टेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य पर मिलकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। पीएम मोदी G7 देशों के नेताओं के अलावा कई वर्ल्ड लीडर से भी मिले। इटली में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और पोप फ्रांसिस सहित कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक और मुलाकात की। इस दौरान विश्व को लेकर हिंदुस्तान का विजन सामने रखा। जहां पीएम ने महामारियों से निपटने के लिए वैश्विक समुदाय को जुड़ने की अपील की, तो वहीं AI टेक्नोलॉजी को समय की जरूरत बताया। G7 समिट में प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच भी मुलाकात हुई। दोनों नेता एक दूसरे से गर्मजोशी से मिले और फिर दोनों के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसमें दोनों देशों से संबंध मजबूत करने के अलावा रूस यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने ज़ेलेंस्की को शांति का संदेश दिया और कहा कि शांति का मार्ग संवाद और कूटनीति से होकर गुजरता है। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की तैयारियों पर भी चर्चा की। G7 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की एक तस्वीर की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, जिसमें जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी लेते नजर आई। Hello from the Melody team. और पीएम मोदी के साथ सेल्फी के इस वीडियो को अपने एक्स हैंडल पर साझा किया। मेलोनी का ये वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने एक्स हैंडल से शेयर किया है। Hello from the Melody team. Hello from the Melody team. Hello from the Melody team. इस वीडियो के अलावा जॉर्जिया मेलोनी की प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी लेने की तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें दोनों नेता हंसते हुए सेल्फी लेते दिखाई दिए। ये पहला मौका नहीं है जब दोनों ग्लोबल लीडर ने सेल्फी ली है। इससे पहले COP28 की बैठक में भी मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी ली थी। इससे पहले पीएम मोदी के G7 सम्मेलन में इटली पहुंचने पर भी जॉर्जिया मेलोनी ने उनका हाथ जोड़कर अभिवादन किया और दोनों नेता हंसते हुए एक दूसरे का हालचाल जानते दिखे। इस दौरान भी जॉर्जिया मेलोनी लगातार पीएम मोदी से सवाल करती रही और फिर पीएम मोदी भी हंसते हुए जवाब देते नजर आए थे। रूस और यूक्रेन के बीच 840 दिनों से जारी जंग के बीच आज स्विट्जरलैंड के बर्जनस्टॉक रिजॉर्ट में पीस समिट की शुरुआत होगी। 2 दिन तक चलने वाला यह शिखर सम्मेलन जंग रोकने के लिए अब तक का चौथा समिट होगा। इससे पहले कोपेनहेगन, जेद्दा और माल्टा में 3 समिट हो चुके हैं। तो आपको बता दें कि स्विस अधिकारियों ने पीस समिट के लिए 160 देशों को न्योता दिया था, जिनमें से भारत समेत करीब 90 देशों के लीडर्स या प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे। कहा जा रहा है कि इस पीस समिट में भारत एक बार फिर रूस यूक्रेन के बीच शांति समझौते की पहल करेगा। हालांकि कई बड़े देशों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। वहीं रूस को इस समिट के लिए आमंत्रण नहीं भेजा गया है। रूस के अहम सहयोगी चीन ने भी इस समिट से दूर रहने का फैसला किया है। वहीं सऊदी अरब और पाकिस्तान भी समिट में हिस्सा नहीं लेंगे। तो यूक्रेन के सबसे बड़े समर्थक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इस समिट में शामिल नहीं होंगे। हालांकि उनकी जगह उपराष्ट्रपति कमला हैरिस मौजूद होंगी। अमेरिका के न्यू जर्सी में पंजाब की रहने वाली 2 बहनों पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें एक बहन की मौत हो गई और दूसरी जिंदगी से जंग लड़ रही है। पुलिस ने आरोपी हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। वीडियो में दिखा कि हमलावर को पकड़ने के लिए पुलिस उसके घर पहुंची, जिसके बाद वो भागने की कोशिश करता दिखा, लेकिन पुलिस ने आरोपी को घेर लिया और सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। न्यू जर्सी में जिन 2 बहनों पर गोली चलाई गई वो पंजाब के जालंधर की रहने वाली है और दोनों बहनों पर फायरिंग करने वाला हमलावर भी जालंधर का ही है, जिसका नाम गौरव गिल बताया जा रहा है। आरोपी गौरव गिल ने दोनों बहनों पर गोली क्यों चलाई, इसकी वजह पता नहीं लग पाई है। गोलीबारी की इस घटना के बाद दोनों बहनों को एयरलिफ्ट कर अस्पताल ले जाया गया। हमले में 29 साल की जसवीर कौर की मौत हो गई, जबकि 20 साल की उसकी चचेरी बहन की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर हमले की वजह का पता लगाने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप में शर्मनाक प्रदर्शन का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वर्ल्ड कप से बाहर होने पर अपने लोगों का गुस्सा झेल रहे पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर अब पीसीबी ने भी बड़ी कार्रवाई का मन बना लिया है। अमेरिका और आयरलैंड मैच बारिश की वजह से रद्द होने के बाद पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में पहली बार ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गया, जिसके बाद पाकिस्तान के लोगों का गुस्सा बाबर एंड कंपनी पर फूटा।
शर्मनाक हार के बाद अपने लोगों और पूर्व खिलाड़ियों से आलोचना झेल रही पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों को एक और झटका लग सकता है। बताया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में संशोधन कर सकता है। इतना ही नहीं, बाबर आजम एंड कंपनी की सैलरी भी कम की जा सकती है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक तेंदुए के देखे जाने से दहशत फैल गई। बताया गया कि अमोला घाटी में गर्मियों के दिनों में हर साल तेंदुआ शिकार की तलाश में वहां कुछ दिनों रुकने के लिए आता है, जिससे आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल बना रहता है। बीती रात भी करीब 8:30 बजे शिवपुरी के अमोला घाटी इलाके में एक तेंदुए को देखा गया। बताया गया कि वहां पास में ही मौजूद एक मंदिर से कुछ लोग लौट रहे थे, जिन्होंने एक पुलिया के ऊपर से अचानक एक तेंदुए को जाते देखा। इस दौरान तेंदुए की दहाड़ से वहां दहशत फैल गई। इलाके के लोगों ने बताया कि गर्मी के दिनों में हर साल वहां तेंदुआ आ जाता है और अमोला घाटी के पास खंडहर बने मकानों को अपना ठिकाना बना लेता है। वहीं पास में ही सिंध नदी भी मौजूद है, जिससे इलाके में थोड़ी ठंडक रहती है और जानवर प्यास बुझाने के लिए नदी पर आते रहते हैं। यही वजह है कि गर्मी से राहत और शिकार की तलाश में तेंदुए भी इस वीरान पड़े इलाके में देखे जाते हैं। आजकल लोग अपनी सेहत को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक हैं। खासतौर पर नमक को लेकर लोगों की जागरूकता काफी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन हाल ही में ICMR यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कुछ ऐसे दिशा निर्देश जारी किए हैं जो नमक और सेहत पर उसके प्रभावों के बारे में आम मिथकों को दूर करते हैं। दरअसल कुछ नमक जैसे गुलाबी हिमालयन नमक या काला नमक को सेहत के लिए अच्छा माना जाता है और इनकी बिक्री भी बढ़ी है। गुलाबी नमक और काला नमक को स्वास्थ्य प्रेमी ज्यादा पसंद करते हैं और टेबल नमक की तुलना में इन्हें लोग ज्यादा अच्छा मानते हैं। लेकिन ICMR के मुताबिक इन सभी नमक में सोडियम की मात्रा नियमित टेबल नमक के बराबर ही रहती है। लिहाजा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कहा है कि नमक की विविधता के बावजूद उनका सेवन सीमित होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा सोडियम खाने से शरीर पर बुरा असर पड़ सकता है। ज्यादा नमक खाने से हाई ब्लड प्रेशर, दिल से जुड़ी बीमारियां और दूसरी बीमारियों के बढ़ने का खतरा रहता है। ICMR के दिशा निर्देश में कहा गया है कि ज्यादा नमक खाने से गैस्ट्रिक कैंसर और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। वैसे नमक की ज्यादा खपत भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक सोडियम इंटेक के मामले में भारत को टॉप 50 देशों में रखा गया है। WHO हर दिन 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं खाने की सलाह देता है, लेकिन भारत में औसत खपत अक्सर प्रतिदिन 10 ग्राम से अधिक होती है, जो WHO की बताई गई मात्रा से दोगुनी है। यूपी के गाजियाबाद में पैकेजिंग की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही समय में उसने पास की मौजूद दूसरी इमारत को भी अपने चपेट में ले लिया और आग की उठती लपटों को काबू करना चुनौती बन गया। बताया गया कि यह घटना गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी इलाके के इंडस्ट्रियल एरिया में हुई, जहां पैकेजिंग की एक फैक्ट्री अचानक आग की लपटों में घिरी नजर आई। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री में केमिकल के ड्रम रखे होने की वजह से आग तेजी से फैल गई और देखते देखते पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान फैक्ट्री से उठती आग की लपटों को काफी दूर से देखा जा सकता था। वहीं उससे उठा धुएं का गुबार भी पूरे इलाके में छा गया, जिसकी वजह से आसमान भी काला नजर आया। वहीं धुएं का गुबार पूरे इलाके में इस कदर फैल गया कि उसे कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। वहीं मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम भी आग पर काबू पाने की कोशिश करती नजर आई, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि वो देखते ही देखते फैक्ट्री की तीसरी मंजिल तक पहुंच गई और फिर पूरी की पूरी इमारत धूं-धूं कर जलती नजर आई। अमेरिका में कैलिफोर्निया के सनीवेल शहर में एक ज्वेलरी शॉप में लूट की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। बताया गया जिस स्टोर को लूटा गया वो भारतीय मूल के एक ज्वेलर का है, जो वहां 1986 से चल रहा है और ये स्टोर लग्जरी गहने और सोने चांदी के जेवरात के लिए मशहूर है। इस घटना का एक CCTV वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिखा करीब 20 लुटेरे नकाब से अपना चेहरा छिपाए ज्वेलरी स्टोर में दाखिल हुए और तेजी से दुकान के कोने कोने में फैल गए। इस दौरान कई लुटेरे अपने साथ हथौड़े और दूसरे औजार लेकर भी पहुंचे थे, जिन्होंने वहां शोरूम के कांच को तोड़ दिया और फिर उनमें रखे गहने और सोने चांदी के जेवरातों को अपने बैग में रख लिया। इसी बीच पुलिस को PNG ज्वेलर्स के यहाँ लूट की सूचना मिली, लेकिन पुलिस के आने से पहले सभी लुटेरे वहाँ से भाग खड़े हुए। बताया गया कि लूट के बाद स्टोर से निकले कुछ बदमाशों को पुलिस ने घेर लिया, जिसमें 4 से 5 बदमाशों को पकड़कर उनके पास से चोरी किए गए कुछ गहने भी बरामद कर लिए गए। वहीं बाकी भागने में कामयाब रहे बदमाशों को पकड़ने की कोशिश जारी है। Zee News।